के याद है, लिखो। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सर आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। ढंग से नहीं आ रही है बेटा, रुको जरा। हेलो, अब क्लियर है? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है, देखो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम जो कुछ भी खट्टी चीज़ें खाते हैं, मतलब चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड्स हो सकते हैं। जैसे विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। विनेगर के अंदर होता एसिटिक है एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अच्छा, आर्यन, विश्वजीत और यंशिका, बेटे कुछ भी आंसर करना हो ना, हैंड रेज करके किया करो। ऑनलाइन क्लास चलती है, मतलब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो मेरी आवाज़ और तुम्हारी आवाज़ में फिर दब जाती है वो। तो कुछ भी आंसर करना, हैंड रेज करके करना। ऑरेंज में बताओ बेटे। सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। जिसको हम हिंदी में ना साटरी बोलते हैं, ये बातें भी पता होनी ज़रूरी है। हिंदी में बोलते हैं साटरी। टैमरिंड, टैमरिंड क्या होती है? वेरी गुड मितेश, टैमरिंड होती है इमली। इमली के अंदर होता है बेटे, इमली भी खट्टी लगती है खाने में, इसमें होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक के साथ एसिड भी लिख लेना। इसमें होता है टार्टरिक एसिड, जिसको हम हिंदी में टाटरी लिखते हैं, ठीक है। आप दुकान पे जाइए करियाने की, आपको साटरी टाटरी दोनों मिल जाएगी, विनेगर भी उसी से मिल जाएगा। तीनों चीज़ें आपको करियाने की दुकान पे अवेलेबल होती हैं। आगे है बेटा टोमेटो। टोमेटो प्यूरी जो होती है, जो टोमेटो का घर पे पेस्ट बनाते हैं, खट्टा होता है वो खाने में, क्योंकि उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। लिखो फटाफट। आप आधा पेज छोड़ देना, इतने में बैठोगे इतने में स्क्रीन चेंज हो जाएगी। लिख लिया रजित चारों? सबने लिख लिया? आर्यन, विश्वजीत? यस सर। चलो आगे देखो। अगले चार हैं बेटा। जब दूध हमारा जम जाता है, दही बन जाती है, खट्टी लगती है वो खाने में, क्यों? सार मिल्क यूज़ कर रहा हूँ मैं वर्ड। जब दूध फट के दही बन जाता है अच्छे से, तब उसमें क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक है। ऐसा नहीं है पहले नहीं होता, पहले भी होता है पर कम होता है। फिर उस पर लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया है, वो एक्ट करता है और उसको लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता रहता है। इसलिए हमें दूध जो दही होती है या जो लस्सी होती है वो खट्टी लगती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन, अगेन सिट्रिक। नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है। और लास्ट है, नहीं दो और रहते हैं, एंट स्टिंग। मतलब जब कीड़ी काटती है तब भयंकर पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि उसके अंदर, हाँ जी बेटा, फॉर्मेलिक यूज़ कर सकते हो आप, मिथेनॉइक, जो केमिकल नेम है ना, जो IUPAC नेम है, वो मिथेनॉइक है, ठीक है। तो उसमें मिथेनॉइक एसिड होता है। और एक नेटल प्लांट होता है। नेटल प्लांट मेरे को नहीं पता था जब तक मैंने हिमाचल नहीं विज़िट किया था। हिमाचल में जब आप जाओगे ना, ऐसे हर दूसरे कदम पे आपके नेटल प्लांट उगा होगा, हर दूसरे कदम पे। उसको वहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं बिच्छू बूटी, ठीक है। बहुत ऐसे पत्ते हैं उसके, उस पर ऐसे स्टिंग्स निकले हुए हैं। जैसे अगर ये पत्ता है नेटल प्लांट का, तो उस पर ऐसे स्टिंग्स निकले हुए हैं, मतलब ऐसे उगी हुई हैं छोटी छोटी सी, बहुत शार्प, देख के ही पता चल जाएगा तुम्हें, अच्छा ये बिच्छू बूटी है। और इतना शार्प, इतना स्टिंगिंग पेन है इसका, मेरे गलती से सिर्फ
इतना सा पोर्शन टच हुआ था, इतना सा, चीखें निकल गई थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था कितनी मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया है, इतना स्टिंगिंग पेन होता है उसका। ठीक है, और उसकी रेमेडी जस्ट उसके साथ ग्रो करती है। पालक के पत्ते जैसा दिखने वाला एक प्लांट है, पालक नहीं होती पर पत्ता ऑलमोस्ट सेम होता है। आप उसको तोड़ो पत्ते को, उसको इसके ऊपर रगड़ लो, ठीक हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर एसिड है, उसके अंदर बेस होता है, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो नेटल प्लांट जिसको हिंदी में हम बिच्छू बूटी कहते हैं, उसमें भी मेथनोइक एसिड होते हैं। भैया इसमें कोई वो भी होता है, सॉल्ट भी बनता है कोई? सॉल्ट तो बनता होगा, माइल्ड सॉल्ट बनता होगा, वीक सॉल्ट बनता होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनता होगा, वीक सॉल्ट तो नहीं कह सकते। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो सॉल्ट तो बनेगी। इसका नेटल प्लांट का ना मेडिसिनल यूज़ बहुत है। जापानीज़ लोग या जो हमारे हिमाचली लोग हैं वो इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं, बिकॉज इट हैज़ स्किन प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दूसरा पेन रिलीवर है, नेचुरल पेन रिलीवर है। मतलब किसी के अगर किसी पोर्शन में पेन हो रही है, जैसे मेरी टांग में पेन हो रही है अगर, तो उसको टच करवा दो यहाँ पे, वो पूरी टांग का पेन चला जाता है। मतलब नेचुरल पेन किलर है ये, इसलिए बहुत फेमस है हिमाचल के अंदर। डन, लिख लिया। एक और बात लिख लो रजय, ये किताब में मेंशन नहीं है बट अदरवाइज आगे आएगा, चलो जब आएगा तब लिखते हैं। लिखो, फर्स्ट चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एवरीडे लाइफ में। जब उन्होंने बात करी तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये बात लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। एक्वेटिक एनिमल, अच्छा सॉरी, फ्लो में लिख दिया, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये बात मैं लिखवाना चाहता हूँ, लिखो। एनसीईआरटी की किताब है। ऐसे लिख लो, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन बना था, बट स्टार्टिंग ऐसे करो, आवर बॉडीज एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स can work up to the range of 7 to 7.8 pH। ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स, मतलब मेजरली एनिमल्स हो गए, चाहे लैंड एनिमल्स हैं चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कितनी पीएच रेंज तक अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कर सकते हैं? 7 to 7.8। ठीक है, अब होता क्या है, व्हेन पीएच ऑफ रेन, लिखो, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर goes down to less than 5.6 pH, we call such rain as acid rain. We call such rain as acid rain,
ठीक है। अब एसिड रेन इन जनरल हमारे लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, बट मैंने बोला सवाल आया था एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए क्यों हार्मफुल है एसिड रेन? क्योंकि हाँ अल्टीमेटली यही पानी जो है फ्लो करके रिवर्स के थ्रू फ्लो करके वाटर बॉडीज़ में जाएगा, चाहे सी में जाए, चाहे ओशन में जाए, चाहे फिर आपकी लेक में ही क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली वो क्या करेगा, सारा का सारा पीएच जो है वो कम हो जाएगा पानी का। जो अर्लियर 7 to 7.8 रिक्वायर्ड है, अब वो कितने से कम हो गया, 5.6 के नीचे चला गया, ठीक है, या 5.6 के आसपास आ गया। तो हमारा जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम तो फिर भी चलो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन मछलियाँ नहीं सर्वाइव कर पाएंगी या एक्वेटिक लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो लिखो। हाँ जी बेटा, बिल्डिंग्स के लिए भी है। अभी ताजमहल मैं बताया था तुमको शायद, जब हम छोटे थे, ताजमहल जो था वो येलो हो गया था, उसका मार्बल येलो हो गया था, क्योंकि पहली बार तब मतलब एसिड रेन का इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुआ। ताजमहल मार्बल से बना है। मार्बल किससे बनता है? कौन सा कंपाउंड होता है मार्बल में? कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सैंडस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने सीखा है मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होगा, सीखी है नहीं सीखी हमने बात? मेटल कार्बोनेट बताओ चलो। मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड फॉर्म्स, हाँ बेटा, वेरी गुड, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट है, मतलब जो हमारा ताजमहल था बिकॉज ऑफ एसिड रेन, वो वाइट की जगह येलो होना शुरू हो गया था। फिर एक पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ था कि उसको वापस से घिस के मतलब क्या कहते हैं, रेनोवेट किया था, वापस से वाइट किया था, ठीक है। चलो लिखो इसके बारे में। द वाटर ऑफ एसिड रेन goes into rivers and other water bodies and lowers its pH value, making it difficult for aquatic life to survive. ठीक है, डन। लिख दोगे तो बता देना, मैं चेंज कर दूँगा हो गया सर। ऑनलाइन। ठीक है बेटा। जतिन कितना रह गया? हो गया। चलो, तो ये तो था कि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन एक्वेटिक लाइफ पे आता तो आपने एसिड रेन को एक्सप्लेन करना है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए पीएच वैल्यू क्यों, कौन सी ज़रूरी है, और कि पीएच वैल्यू उनकी कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, पीएच ऑफ हेल्दी सॉइल, ऐसे लिखो, या चलो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ऐसे डाल दो हेडिंग, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो जो प्लांट है, अगेन प्लांट इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो उसकी भी जो बेटर परफॉर्मेंस है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की, वो कब आती है, जब उनका पीएच हो क्लोज टू 7 बट अगेन ऑन बेसिक साइड।
तो मतलब 7, 7.5, 7.6 तक अगर प्लांट को पीएच मिल रहा है, सॉइल में पीएच मिल रहा है, तो उनकी बेटर ग्रोथ होगी, अदरवाइज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ग्रो। ठीक है। तो होता क्या है यूजुअली, जब फसल कट जाती है, ठीक है, ऑलरेडी प्लांट जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर चुका है, उस मोमेंट पे जो फार्मर्स हैं उनको ये करना चाहिए कि अपनी सॉइल का सैंपल लो। हम मतलब एक हिसार गए थे जब हम 7th नहीं 9th क्लास में थे, तो हमारा एक प्रोजेक्ट था वर्मी कंपोस्टिंग पे। समझना, बातें बातें किताब में नहीं लिखी हुई, पर ये अवेयरनेस है कि किसानों को ऐसा करना चाहिए कि अंधाधुन यूरिया नहीं डालना चाहिए। पहली बात, कोई फर्टिलाइज़र नहीं बिना बात के यूज़ करना चाहिए। उनको पहले सॉइल का सैंपल टेस्ट करवाना चाहिए, विच इज़ अवेलेबल इन एनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है पंचकुला सेक्टर 20 में। ठीक है, आप वहाँ सैंपल दे आओ, नेक्स्ट डे वहाँ से रिपोर्ट ले आओ, वो आपको बता देंगे आपके पास ये कमी है सॉइल में, आपको ये चीज़ें डालनी चाहिए और आपकी सॉइल में ये अनाज बेस्ट उगेगा। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो सारा। तो सैंपल लेने का तरीका क्या होता है, वो बोलते थे, जो देसी भाषा होती थी, वो बोलते थे कि सांप के आकार में सैंपल लेना चाहिए। सांप के आकार का मतलब क्या हुआ, ऐसे जिगजैग सैंपल लो, कि मतलब आपने यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से, मतलब रैंडम जगहों से सैंपल इकट्ठा करो और फिर वो मिट्टी आप उधर दे के आओ। ठीक है। अदरवाइज़ मोटिव क्या होता था, जो हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि हमें जब किसी खेत से सैंपल लेके आना है प्रोजेक्ट के लिए, मैं तुमको डीडीटी वाली बात सुनाई थी ना, जब वो उसी प्रोजेक्ट का पार्ट थी, तो हमें हमारे टीचर्स कहते थे जब भी तुम सैंपल लेके आओगे तुमने खेत के 5 कोनों से लेके आना है, मतलब 4 कोनों से और एक बीच सेंटर से लेके आना है। ठीक है। तो हम जब उसको लेके आते थे, हम तो अपनी लैब में ही टेस्ट कर लेते क्या पीएच होता है, फिर हम उसमें पानी में अपने वो खाद डालते थे जो हमने बनाई हुई होती थी, वर्मी कंपोस्ट जो हमने बनाया हुआ होता था, फिर उसका पीएच चेक करते थे और हमारा पीएच क्या आना चाहिए था खाद डालने के बाद, या हमारे जो भी हमने वो चीज़ रेडी की थी क्या आना चाहिए था, 7 से 7.8 या फिर क्लोज टू 7 आना चाहिए था, बट ऑन द एल्कलाइन साइड। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे क्या कलर दिखना चाहिए मुझे, लाइट ब्लू, ग्रीनिश ब्लू या लाइट ब्लू, वो मेरे लिए बेटर है, वो मेरे लिए रादर बेस्ट है कि हाँ मेरा जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल है। तो अब ऐसा अगर नहीं है, मतलब मैंने मान लो सैंपल चेक करवाया और मेरी जो सॉइल थी वो एसिडिक आ गई, तो फिर किसानों को क्या एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी सॉइल में ऐसे केमिकल मिलाओ जो बेसिक होते हैं, जो एक्चुअल में मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन बेसिक होते हैं। तो उसकी न्यूट्रल, मतलब एसिडिक से वो न्यूट्रल पे आता है और न्यूट्रल से फिर वो अल्कलाइन की साइड आ जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं, सोचो। कोल, सॉल्ट, सॉल्ट तो न्यूट्रल पहले ही है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो नहीं ऐड कर सकते। मुझे तो थोड़ा सा ही नीचे लाना है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मान लो मेरे पास 6 से 6.5 पीएच आ गया, मैंने लैब में चेक करवाया और वो आ गया 6 से 6.5 पीएच की रेंज में। ठीक है, मुझे उसको कितना लेके आना है, 7 से 7.8 7.5 की रेंज में लाना है। तो अच्छा, एक इसने आंसर दिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 14 की तरफ होगा वो। तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालना है मुझे, वीक बेस डालना है। मेरा थोड़ा सा ही शिफ्ट करवाना है ना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगा वो तो 10 से भी ऊपर चला जाएगा, 11 से भी ऊपर चला जाएगा। मुझे तो जस्ट 1-2 पीएच शिफ्ट करवाना है, तो क्या करना चाहिए मुझे, वीक बेस डालना चाहिए। वीक बेस का एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डाल सकते हैं, बट अगेन इट विल बी एन एक्सपेंसिव थिंग टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। K2SO4 वो तो न्यूट्रल होता है, 7 होगा K2SO4। अमोनिया। अमोनिया नहीं डालते, अमोनिया तो गैस होती है, अमोनिया थोड़ी डाल देंगे। हम उसमें डालते हैं बेटे चूना, चूना डालते हैं।
क्यों? क्योंकि CaO क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड when dissolved in water becomes calcium hydroxide which is a weak base. ठीक है, तो क्या डालते हैं हम उसके अंदर? CaO डालते हैं, चूना डालते हैं. हम अपनी मिट्टी को चूना लगाते हैं, उससे क्या होता है? उसका pH शिफ्ट हो जाता है 7.8 की तरफ, 7 से 7.8 की तरफ. ठीक है, क्लियर है बात? और क्या डाल सकते हैं सोचो? चूना ना डाल के और कौन सा वीक बेस डाल सकते हैं? विश्वजीत, यू वांट टू से समथिंग? सर चूने डाल के फिर उसमें वो नहीं होगा, हीट क्या? प्रोड्यूस नहीं होगी बहुत ज्यादा? नहीं नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं है ना कि पूरी मिट्टी के अंदर तूने उतना ही चूना डाल दिया जितना तेरा प्लॉट है. चूना थोड़ा थोड़ा ही डलता है ऐसे, मतलब स्प्रिंकल कर. तुमने वो देखा है कि जब तुम्हारा स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो लाइनें बनाते हैं, उससे भी थोड़ा डलता है. वो पूछ रहा है कि अगर चूना डालेंगे और फिर उसमें बारिश हो जाएगी, हम इरीगेट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा, पर वो मिट्टी भी तो एब्जॉर्ब कर लेगी ना हीट सारी, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. ऐसा भैया नहीं है कि मैंने कट्टे ही कट्टे घेर दी, मैं ट्राली की ट्राली घेर दी चूने की, ऐसा नहीं होता बेटे. मैंने सिर्फ बैग्स डालने हैं, एक या दो बैग्स डालने हैं. भैया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता? नहीं नहीं, वीक बेस होता है, 10 के करीब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. किताब है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, 10 के करीब होता है उसका. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस ही होता है बेटे. चेक कर लेते हैं एक बार. मेरे हिसाब से तो 10 से 11 के बीच में होगा. इसमें आ रहा है कि दो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. पीएच रेंज क्या है इसकी? ज़्यादा आ रही है. ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उस पर भी आ रहा था. मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकता हूँ मैं. क्यों डाल सकता हूँ? क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस होता है. कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से मिलता होगा? चूना तो मैंने बता दिया कैसे बनेगा, CaO. कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा? नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेगी तो स्लेकेड लाइम बन जाएगा, मतलब लाइम वाटर बन जाएगा. मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? वो कैसे हम खेतों में डाल सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे. अच्छा, मतलब मैं पहले बाज़ार से कैल्शियम ऑक्साइड ख़रीद के लाऊं, फिर मैं खुद बैठ के उसको CO2 से रिएक्ट करवाऊँगा. किसान पे इतना टाइम है? सोचो कहाँ से मिल सकता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट. दो दो रास्ते हैं, मतलब मैं घर में भी यूज़ कर सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट अपने किचन गार्डन के लिए. इतना कॉमन है, मेरे पास अवेलेबल है. वो वीक बेस है. सर चौक? चौक की डब्बी बेटे अगर बैठ के कूटने लग गया, 20-20 रुपए का डॉम्स का आता है. ठीक है, चौक में भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बट मेरे को घर में यूज़ करना है और वेस्ट प्रोडक्ट है किसी चीज़ का, मेरे काम का नहीं है, पर मैं उसको किचन गार्डन में यूज़ कर सकता हूँ. बोलो. चाय एग्सेल्स? पत्ती नहीं, एग शेल्स में होता है. जो अंडे के छिलके होते हैं, दे आर अगेन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक वीक बेस होता है और मैं उसको घर पे यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. अरे अफोर्ड नहीं, पूरी ट्रे आती है घर में जब आती है. चल, सर तो जाना चाहिए. पता है कितने छिलके निकलते हैं?
तुम्हें पता है यहाँ चंडीगढ़ में भी एक फैक्ट्री पकड़ी थी, वो क्या करते थे, मेयोनीज की सॉस बनाते थे और उसमें वही एगशेल्स ही ग्राइंड कर देते थे टेक्सचर देने के लिए, मतलब वो कलर देने के लिए वाइट वाला। तो जिसको तो मोमोज के साथ खाते हो ना बड़े स्वाद से। तो चलो ये बात लिख लो बेटा, करेक्शन कर लेना अपने पास, इसको भी मेंशन ही कर लो साथ में ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी, बाद में रिवाइज करते हैं। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का ही लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस। क्यों होता है वीक बेस ये एक्सप्लेन करूँगा बाद में, बट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस जिसकी पीएच रेंज 9 से 10 के बीच में है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। Calcium hydroxide is a strong base जिसकी pH रेंज 12 के आसपास है, ठीक है। 14 वाला मैं अभी भी नहीं यूज़ कर रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में अभी भी नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। एक और लिख लो, ये भी ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे इसका रोल नहीं है इसमें बट पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं येलो से लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is again a weak base with pH range 9 to 10, ठीक है। ये पता होना चाहिए, बट इसका सॉइल में कोई यूज़ नहीं है। लिख लिया, चलें आगे। ये मिल्क और मैग्नीशिया होता है। हाँ जी बेटा, ये जो हम पीते हैं ना क्या होती है वो यार, जेलुसिल, दवाई पीते हैं ना जब एसिडिटी हो जाती है, जेलुसिल पीते हैं, या फिर कोई भी हम एसिडिटी के टाइम पे पिंक कलर का एक लिक्विड पीते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, बट इसका पीएच प्लीज़ पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे को जो कन्फ्यूजन हुई है, मैं नहीं चाहता तुम्हें हो, मेरे को लगता था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्रॉक्सीमेटली सेम रेंज के हैं, बट नहीं, गैप है दोनों में, वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वन इज़ अ वीक बेस। लिखो बेटा, चलो सॉइल से रिलेटेड बात है, एक्चुअल में टॉपिक यहाँ से शुरू है आपका। लिखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट, most of the plants grow best in pH range close to 7 but on alkaline side. Alkaline is your basic side, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, most often the soil in the fields is too acidic, if the soil is too acidic, then it is treated with
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ हिंदी में, बट पेपर में मत लिखाना, कहीं टीचर पढ़े तुम्हारे। किस में होता है कैल्शियम ऑक्साइड? चूने के अंदर, ठीक है। या फिर स्लेकेड लाइम। अब स्लेकेड लाइम क्या होता था? CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? चूना तो लिख दिया मैंने, उसके अलावा क्या होता है कॉमन नेम इसका? वेरी गुड, क्या होता है? क्विक लाइम। और कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ चलो इसका कॉमन नेम क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? कॉमन नेम कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं कह रहा, कॉमन नेम क्या होगा? आगे वाटर तो तब होगा ना जब पानी में मिक्स करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट है, सख्त है। ऑनलाइन वालों में से कोई? हाँ, लाइमस्टोन। क्या होगा? लाइमस्टोन, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ डाल दीजिए। ओहो, all these materials are basic in nature. All these materials are basic in nature and hence react with excess acid and hence react with excess acid present in the soil and neutralize it. ठीक है, एस लिख लो, जेड लिख लो, बात एक ही है, ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क हो जाता है। डन। हाँ जी बेटा, पूछो विश्वजीत। सर पर सॉइल हार्वेस्ट के बाद में एसिडिक क्यों हो जाता है? बेटा बहुत रीजंस हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट रीजंस तो मेरे को नहीं पता, बट ये है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो उनकी पीछे रूट्स रह जाते हैं वो प्लो कर दी उन्होंने, मे बी उसकी वजह से वो एसिडिक टर्न हो जाती है जब वो डिके हो जाता है मैटर और मिक्स हो जाता है उसके साथ। एक रीज़न मे बी ये हो सकता है, एक रीज़न मैं गूगल ही कर लेता हूँ, या फिर ये हो सकता है कि वो सारा उसका यूज़अप कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो एसिडिक हो जाती है। वाई सॉल्ट इज एसिडिक है? हाँ वही रीज़न है राजे, वो सारा का सारा जो एटम्स हैं, कैटायंस हैं, उनको यूज़अप कर लेती है, इसलिए एसिडिक हो जाती है। मतलब मिट्टी के अंदर कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस जब वो यूज़ कर लेती है, या मैं कहूँ आसान भाषा में जब वो बेसिक सॉल्ट्स यूज़ कर लेती है, तो एसिडिक रह जाती है पीछे। ओके। ये पढ़ा है ना हमने कि सॉइल को मेजरली 14 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें से NPK मेजर है। NPK क्या होता था? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अब पोटाशियम, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, ऐसे। तो ये जो जितने भी आयन्स हुए, मतलब जितने भी कैटायंस हुए, इस केस में मेटल के आयन्स हुए, वो सारे जो सॉल्ट बनाते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। मतलब कैल्शियम के सॉल्ट अगेन वीक बेसिस हैं, जो मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो वीक बेसिस हैं, और इन आयन्स को प्लांट रेडिली यूज़ करता रहता है। इसलिए कुछ टाइम के बाद जब प्लांट उसको यूज़ कर चुका है, मेरी फसल हार्वेस्ट हो चुकी है, तो पीछे सॉइल जो होगी वो एसिडिक रह जाएगी।
चलें आगे, लिखो पीएच इनर डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया एसिडिक की होती है, बेसिक की नहीं। वही तो बता रहा हूँ, एसिडिक होगी ना। अगर वो मेरे मेजरली जितने सॉल्ट्स हैं, मान लें एमजी का सॉल्ट था, कैल्शियम का सॉल्ट था, पोटाशियम का सॉल्ट था, इनके जो सॉल्ट्स होंगे बेटा वो यूजुअली सॉइल के अंदर वीक बेस की फॉर्म में है, बट इन कैटायंस को तो प्लांट्स यूज़ अप कर लेते हैं। मतलब ये सॉल्ट ख़त्म होते जाते हैं मेरी मिट्टी के अंदर से। तो जब मिट्टी के अंदर से वीक बेसिस चले गए तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, उसका पीएच कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन नेट पे मिली है मुझे, तो मेरे को डाउट नहीं लग रहा है इसमें, मेरे हिसाब से यही रीज़न होना चाहिए। देखो आगे, पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक की बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं। स्टमक के अंदर हमारा पीएच क्या होना चाहिए? इज़ इट टुवर्ड्स एसिडिक साइड और बेसिक साइड? एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? HCl। क्योंकि हमारी स्टमक में ये सवाल भी आया था टेस्ट में, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन। तो HCl क्या करता है? HCl की वजह से खाना एसिडिक हो जाता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। लेकिन HCl क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। गैस्ट्रिक वॉल्स जो हैं, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है, वो ये तीनों चीज़ें रिलीज़ करती हैं, बट हमारे एसिड से हमारी ही स्टमक को नुकसान ना हो तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देता है? म्यूकस कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में इशू आता है या कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रहा है, या फिर जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं। बॉडी की तो अपनी टाइमिंग है, एक अपनी क्लॉक है कि मेरे को 2 बजे तक भूख लगनी है। मतलब अगर आप अपना डेली का रूटीन देखो, आप सुबह खाना खाते हो, फिर आपको दोपहर एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाती है। अगर आप वो मील स्किप कर दो या आप उस टाइम पे कुछ ना खाओ तो आपको पेट में या तो गैस होगी या जलन होगी। वो जलन होने का कारण क्या है कि बॉडी ने अपनी टाइमिंग के हिसाब से HCl रिलीज़ कर दिया, ठीक है। बट उस HCl को कोई फूड नहीं मिला जिसको वो एसिडिक कर सके, तो अल्टीमेटली वो किसको हार्म करेगा? हमारी इनर लाइनिंग को। अब या तो उसको म्यूकस न्यूट्रलाइज कर दे या तुम बहुत ज़्यादा पानी पी के न्यूट्रलाइज कर दो, लेकिन अगर तब भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता तो हमको एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन, ठीक है। हाइपर एसिडिटी अलग टर्म है, इनडाइजेशन एक टेम्परेरी टर्म है। हाइपर एसिडिटी होती है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए भी, अब है ये लोगों को बीमारी होगी एक तरीके से। इनडाइजेशन एक शॉर्ट, आप कह सकते हो एक शॉर्ट स्पैन में एक आपको एक प्रॉब्लम कॉज हुई है जिसकी वजह से आपके पेट में इरिटेशन हो रही है, आपके स्टमक में इरिटेशन हो रही है, आपको जलन महसूस हो रही है, ठीक है। वर्ड आ जाता है इसके लिए इन्फ्लामेशन, मतलब जलन महसूस होना। तो इन्फ्लामेशन स्लैश इरिटेशन आपको अपने स्टमक में महसूस हो रही है व्हेन योर बॉडी इज़ रिलीजिंग HCl बट इट इज़ नॉट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड बाय एनी म्यूकस। तो उस कंडीशन में हमें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उस दवाई को क्या बोलते हैं? जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि वो एसिड के अगेंस्ट है, तो उसको ऐसे याद करो, एंटी एसिड, ठीक है। हिंदी में तुम करते हो ना, वो 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बनता है, तो एंटी एसिड को जब तुम मिलाओगे तो क्या वर्ड बनेगा? एंटासिड। ऐसे याद रखना, एंट एसिड, ठीक है। जो दवाई एंटी एसिड हो वो उसको क्या बोलते हैं? एंटासिड, ठीक है। एंटासिड का हमने भी एक एग्जांपल सीखा, क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आम भाषा में बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता है, इसके अलावा भी और चीज़ें आप खा सकते हो। जैसे घर पे पड़ा हुआ होता है बेकिंग पाउडर, आप यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे मेरे को बहुत इशू रहता था तो मैं बेकिंग पाउडर ले लेता था। बेकिंग पाउडर भी अगेन इट्स अ वीक बेस, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आगे सीखेंगे। इट्स अगेन अ वीक बेस। और
और क्या कर सकते हैं? बेकिंग सोडा ले सकते हैं, अगेन इट्स अ वीक बेस। बेकिंग सोडा भी खा सकते हो आप। बस फ़र्क इतना होता है, कोई गेस कर सकता है दोनों में फ़र्क क्या होगा? खाने के टेस्ट में क्या फ़र्क होगा? तुमने कभी खाया है पाउडर या सोडा, खाया है किसी ने बाय चांस? केक वगैरह में पड़ता है ना। हाँ, दोनों ही वीक होते हैं बेटे, दोनों ही वीक बेस होते हैं, दोनों ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। बट मेरे को टेस्ट में बहुत ह्यूज डिफरेंस महसूस हो सकता है। रीज़न बीइंग जो बेकिंग पाउडर होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर, मैं रिएक्शन नहीं कह रहा, मिक्सचर कह रहा हूँ। इट्स अ मिक्सचर ऑफ टार्ट्रिक एसिड एंड योर बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड जब डालते हैं, मिक्स नहीं कर रहे, मतलब एक्वस फॉर्म में नहीं डाल, सॉरी रिएक्ट नहीं करवा रहे, सिर्फ पाउडर पाउडर मिक्स कर दिया हमने, तो रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता, तो हमें बेकिंग पाउडर का टेस्ट तब तक नहीं आता, मतलब वो वीक बेस, मेरे को बेस क्या होना चाहिए था? कड़वा होना चाहिए था। तो अगर मैं बेकिंग पाउडर खाता मुझे कड़वा लगना चाहिए था, पर वो कड़वा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि साथ ही साथ टार्ट्रिक एसिड आ जाता है, दोनों वीक हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं प्योरली बेकिंग सोडा खा रहा हूँ तो मेरे को उसका टेस्ट क्या लगता है? कड़वा लगता है, ठीक है दोनों ही या वीक म्यूकस बेस। भी बेसिक होता है। हाँ जी बेटा, तभी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना उसको। तो ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप लिख लो कि बेकिंग पाउडर भी खा सकते हैं, बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं, और चुटकी भर लो, बड़ी से बड़ी एसिडिटी ठीक हो जाती है। लिख लो इनको, डिटेल में भी बताता हूँ इसके बारे में। लिखें? लिखो रजू। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, ये हमने ऑलरेडी बात सीख ली है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड helps in digesting food, ठीक है। The excess of this acid in the stomach causes irritation and pain and is known as indigestion, and is known as indigestion, ठीक है। अब रेमेडी लिख रहे हैं हम उसकी। इन ऑर्डर टू गेट rid of this pain, we consume bases या we consume mild bases। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं खा सकते, माइल्ड ही क्यों खा रहे हैं? इसका भी बताओ, चलो आंसर दो। खाने को तो मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी खा लूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी खा लूँ, मैं वीक बेस ही क्यों खा रहा हूँ? खाने के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एसिडिक चीजों को डाइजेस्ट कर सकती है। क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एसिडिक चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकती है, ये आर्यन ने बोला है। हाँ विश्वजीत, तेरा क्या पॉइंट है बेटा? सर बहुत ज्यादा सॉल्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉल्ट बन जाएगा। ध्यान दिया करो बातों पे मेरी। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, डाइल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग बेस कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसलिए नहीं कंज्यूम कर सकते बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर।
तुम जीभ पे रखोगे, जीभ ही खराब ख़त्म हो जाएगी, सड़ जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसलिए नहीं खा सकते हम। एक बार पूछा था लास्ट ईयर एक बच्चे ने कि भाई HCl रिलीज़ हो रहा है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज इट इज़ करोसिव इन नेचर, ठीक है। खाना तो बेकिंग सोडा भी नहीं चाहिए, हम खा तो लेते हैं ज़बरदस्ती बचने के लिए इंडाइजेशन से। डॉक्टर्स नहीं रेकमेंड करते आप बेकिंग सोडा की फक्कियाँ मारो बचने के लिए, क्यों? अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर चला जाए तो इफ़ेक्ट आ सकता है ऑर्गन्स के टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो डॉक्टर्स डू नॉट, दे नेवर एडवाइस कि आप बेकिंग सोडा लो, बट हाँ अगर वंस इन अ वाइल ले रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो आप ही का नुकसान है फिर। हाँ, इनो में होता है, हाँ होता है, नॉट एग्जैक्टली लिखा हुआ है उस पर, बट अगर तुम देखोगे ना उसका जो स्ट्रक्चर है पाउडर का वो वैसा ही होता है तुम्हारा। ब्रिस्क एफरविसेंस आती है, समझते हो ब्रिस्क एफरविसेंस क्या मतलब होता है उसका? क्या? नहीं नहीं, झाग बनती है, जैसे ही तुमने पैकेट खोला उसमें पानी डाले एकदम से बुलबुले बनते हैं ना, तो सेम तुम्हारा उसके साथ होता है, करके देखना कभी। In order to get rid of this pain, we consume bases called antacid. बेटा माइल्ड बेसिस लिख लो, वी कंज्यूम माइल्ड बेसिस कॉल्ड antacid. Being basic in nature, they react with excess acid and neutralize it. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स हम ऊपर लिख चुके हैं बेटा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना चाहते हो वो भी लिख लो, इट इज़ NaHCO3। यहाँ पे जो हमने लिखा था बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, और बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर नहीं नहीं, पाउडर वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मैं टार्ट्रिक एसिड के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तब मैं सोडा वर्ड नहीं यूज़ करता, पाउडर यूज़ कर लेता हूँ। Na2CO3 वॉशिंग सोडा होता है। NaHCO3। हाँ बेटा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। अगर उसी को मैं टार्ट्रिक एसिड के साथ एक मिक्सचर बना के यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में, तो बेकिंग पाउडर होगा। दोनों डब्बियाँ आती हैं मार्केट में, बेकिंग सोडा की भी आती है, बेकिंग पाउडर की भी आती है। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आर्यन ने बोला केक बनाते हैं तो उसमें क्या डालेंगे, केक कड़वा अच्छा लगेगा, क्या डालते हैं उसमें? बेकिंग बेकिंग पाउडर। पाउडर, ताकि उसका टेस्ट मीठा ही रहे या उसके टेस्ट पे इफेक्ट ना आए, ठीक है। लेकिन जब मैं पकौड़े बनाता हूँ मैं उसमें बेकिंग सोडा डाल देता हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा उसमें डलता है चुटकी भर, मतलब बहुत कम। उसका मेरे पकौड़ों के नमकीन टेस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन पकौड़े कुरकुरे ज़रूर बनते हैं, करारे बनते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, बेकिंग सोडा डाल दो, बेकिंग पाउडर डाल दो, अदरवाइज़ हैं दोनों सेम ही चीज़। वन इज़ प्योरली सोडियम बाइकार्बोनेट, वन इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर। चले आगे। अच्छा लिखा नहीं तुमने अभी, लो लिख लो।
सबका हो गया, चलें आगे। हाँ बेटा, सबका हो गया। विश्वजीत, आर्यन, आपसे भी पूछ रहा हूँ बेटा। हो गया। अच्छा, बीच में दक्ष आया था, आगे फिर चला गया। लिखो आगे। टूथ डिके क्यों होता है? पीएच चेंज, लिखो पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, इसको ऐसे समझना, मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी ही है बट ट्राई करना समझने की। ठीक है, ये हमारे दांत हैं और दांतों के बीच में रात को खाना फंस गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे दांतों के बीच में खाना फंस गया तो क्या होगा? मुंह के अंदर क्या हमेशा बैक्टीरियाज हैं? बिल्कुल है। मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और उस खाने को डिग्रेड कर देते हैं। 2 सेकंड रुकना है ना। हेलो, हाँ, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के ऊपर एक्ट करते हैं। खाना किससे बनता है? प्लांट से आ रहा है तो किससे बना हुआ होगा? ग्लूकोज से। C6H12O6 होगा उसमें, मतलब शुगर्स होंगी। तो जब वो उसके एक्ट करते हैं वो समहाउ एसिड्स रिलीज करते हैं। खाने को डिग्रेड करके या डाइजेस्ट करके, ऐसे समझ लो, वो एसिड रिलीज़ करते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है, हमारे मुंह का जो एसिड जो पीएच है वो 5 से नीचे चला जाता है, 5.6 से नीचे चला जाता है। हाँ, 5.5 से नीचे चला जाता है। ठीक है, अब दांत किससे बनते हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम का एक कंपाउंड होता है, प्रॉपर लिखवाऊंगा, कैल्शियम का एक कंपाउंड है जो कि 5.5 के पीएच से जब नीचे जाता है पीएच तो डिके होना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, उसने बोला हो ना तुम्हें कि तुम्हारे तो दांत सड़े हुए हैं, कीड़ा लगा हुआ है इसमें। ठीक है, वो कीड़ा लगा हुआ है, एग्जैक्टली क्या कीड़ा होता है वो, मतलब क्यों डिके क्यों हुआ तुम्हारे दांतों का? बिकॉज बैक्टीरियाज डिड देयर वर्क। उन्होंने ओवरऑल तुम्हारे दांत का पीएच या दांत के एनवायरनमेंट का पीएच जो था वो 5.5 से नीचे का कर दिया। ठीक है, और उसकी वजह से जो तुम्हारा दांत जिस कंपाउंड का बना हुआ है वो कंपाउंड डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, वो कंपाउंड डिके होना शुरू हो गया। ठीक है, और ऐसा होते होते क्या होता है, देखो अब जैसे यहाँ पे फंसा तुम्हारा कीटाणु, तो उससे क्या हुआ, इतना पोर्शन जो है वो डिके हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको फिर? टूथ डिके तो है, उसको क्या बोलते हैं? लाभ। कैविटी। कैविटी। प्लाग नहीं रजे, प्लाग इज येलोइश लेयर जो जम जाती है, कैविटी हो जाती है आपको। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस कैविटी के ऊपर फिलिंग कर देता है अगर बहुत कम है तो। बट मेरे केस में जो मैंने ऑब्जर्व की है बातें, जिन लोगों को कैविटीज़ बार बार होती रहती हैं या एक ही जगह पे होती रहती है, मतलब उनके दांतों के डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है। उनके दांत ऐसे हैं कि मान लो यहाँ पे खाना फंसता ही रहता है। जैसे मेरे केस में खाना यहाँ फंसता था, मेरा विजडम टूथ टेढ़ा आया था तो मेरा खाना ना यहाँ पे फंस जाता था। उसकी वजह से ये वाला विजडम टूथ ख़त्म हो गया सारा, क्योंकि यहाँ वाला खाना जो था ब्रश वहाँ तक पहुँचना नहीं, यहाँ बिल्कुल विजडम टूथ पीछे तक होते हैं तो ब्रश यहाँ तक पहुँचता नहीं था, खाना फंसा रहता था। ओवर द ईयर्स वो डिके हो के दांत ख़त्म ही हो गया। तो जब मैं गया ना डॉक्टर के पास, उसने निकाल के दिखाया तो वो 20% रह गया था सिर्फ मतलब उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, खींचा और हाथ में रख दिया कि ये देखो ये आपका दांत बचा हुआ है। और वो जिसको हम बोलते हैं ना सड़ा हुआ था बिल्कुल ही, मतलब उसकी लेयर जो थी वो ख़त्म हो गई थी। वो रीज़न क्या था? कांस्टेंट टूथ डिके, मतलब वहाँ पे खाना फंसता रहता था, उसके ऊपर बैक्टीरियाज एक्ट करके
एसिड रिलीज़ करते थे, पीएच 5.5 से नीचे चला जाता था और ये वाला पोर्शन जो है टूथ का वो डिज़ोल्व हो जाता था, डिके हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए अच्छे से। हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे मुंह में कहीं पे खाना ना फंसा रह जाए। ठीक है, क्योंकि खाना अगर फंसा रह गया फिर अगेन बैक्टीरियाज अपना काम कर सकते हैं। और ब्रश करने का के साथ साथ हमें ब्रश किस चीज़ से करना चाहिए, पेस्ट से करना चाहिए। पेस्ट का क्या बेनिफिट होता है, नॉर्मल ब्रश करोगे तब भी बच जाओगे, बट पेस्ट से करने का क्या बेनिफिट होता है? ओके, हाँ विश्वजीत बताओ बेटा। पर वो बेसिक होता है, और अगर कोई एसिड है तो वो उसे हाँ न्यूट्रलाइज कर देगा। वेरी गुड, क्योंकि जो जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सारे जो होते हैं बेसिक होते हैं, इनमें होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं गारंटी नहीं लेता इस बात की, पर उसमें बेस होता है और वो हमारे मुंह का अगर ओवर द नाइट एसिड बिल्डअप हुआ भी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अदरवाइज देखो बड़ी टेक्निकल बात है समझने वाली, हमारे बुज़ुर्ग करते थे ये काम। जब वो नीम की दातुन करते थे, नीम का टेस्ट क्या होता है, अगर कड़वा है तो उसके अंदर कौन सा कंपाउंड होगा, तो अगर वो बेस ऑलरेडी कर रहे हैं, दांतों में एसिड है, तो दोनों चीज़ें न्यूट्रलाइज होगी। कितनी टेक्निकल कितनी साइंटिफिक चीज़ है कि नीम की दातुन करने से दांत क्यों बचे रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसके अंदर बेस होगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। कड़वा इसलिए नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ शुगर सब्सटेंस डालते हैं वो टेस्ट बनाने के लिए उसका। ठीक है, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कि आप घर पे अपना पेस्ट कैसे बना सकते हो, तो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया था उसने बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा के अंदर एक बाइंडर सा डाल दिया था, पता नहीं कोई तेल डाला था, क्लोव ऑयल डाला था। क्लोव ऑयल पता है क्या होता है? लौंग का तेल डाला था बाइंडिंग के लिए बेकिंग सोडा की, तो उससे टेस्ट भी अच्छा हो गया था उसका और कड़वापन भी चला गया था। मतलब ऐसे ही कुछ कंपाउंड डाल देते हैं कड़वा ना लगे। समझ आया टूथ डिके क्यों होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं? लिखो चलो इसके बारे में। लिखो रजत, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ break down the sugar ठीक है, अब यहाँ शुगर वर्ड तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, शुगर का मतलब ये नहीं है चीनी फंसी हुई है। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में होता है, फूड पार्टिकल्स में। ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में यार, शुगर के साथ ना फूड पार्टिकल्स भी लिख लो। टू फॉर्म एसिड्स ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट्स tooth decay starts when the pH of the mouth falls by falls below pH 5.5। ठीक है, टूथ एनिमल, एनिमल का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ आई थिंक जाड़ होती है एनिमल, मैं देख लेता हूँ। नहीं ऊपर वाले ही, ठीक है ऊपर वाले ही पार्ट है, वो रूट होगी फिर। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ
ऐसे लिखना है एग्जैक्टली, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ब्रैकेट में लिख लेना अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, which starts corroding when the pH falls below 5.5। ठीक है, so many toothpastes containing weak bases are used to neutralize acid and bring the pH above 5.5 to prevent tooth decay। ठीक है, ऐसे पानी की बोतल दी मेरी। लिख लोगे तो बता देना। हो गया बेटा सबका? विश्वजीत, आर्यन, हो गया राजे? यस सर। ठीक है, बस एक लास्ट है, उसके बाद छुट्टी कर सकते हो तुम। लास्ट है हमारा जो हमने अभी नेटल प्लांट का। क्या कह रहे बेटे? कल से छुट्टियां है ना? नहीं, मैं लूँगा मैथ्स की क्लास, मैथ्स मैं की? कंडक्ट करवाऊँगा। हाँ, सुबह आना है तुमने 11 से 12:30 बजे तक। ठीक है, एपी चल रहा है ना तुम्हारा? एपी चल रहा है ना? मेरी असाइनमेंट करके दिखाना फिर। ठीक है, मॉड्यूल भैया के साथ करना, मैं एक असाइनमेंट दूंगा वो करके दिखाना। मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है, जो जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, चल इंग्लिश की करते हैं प्लान, ऑनलाइन सोच रहा हूँ मैं करवा दूँ तुम्हारी, देखते हैं। देखो बेटा चलो अगला सवाल है, ये तुम्हारी शाम की रख लेते हैं तो फिर तुम्हारी इंग्लिश की भी लग जाएगी यहीं पे। चलो मैं मैसेज डाल दूँगा ग्रुप पे, है ना। देखो लास्ट है जो मैंने भी तुमको बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स अगर काट जाएं, स्टिंग का मतलब होता है डंक, तो उनके डंक से हमें क्यों इरिटेशन होती है, क्यों पेन होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से एसिड हमने देखे? एंट के स्टिंग में क्या था? फॉर्मेलिक मतलब मिथेनॉइक एसिड था। नेटल प्लांट में, नेटल प्लांट की लीफ में क्या था? मिथेनॉइक एसिड, है ना। तुम देख ही लो बेटा, ये बड़ी
ज़बरदस्त चीज़ है बिच्छू बूटी ना, मतलब मेरे साथ क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे ना हो। जब काटती भी है ना चिक्के निकल जाते हैं। हिंदी वाले लिखे हैं ना। देखो ऐसा कुछ इसका टेक्सचर नज़र आता है, दिख रही है तुमको इसकी बहुत छोटी छोटी सी वो निडल्स वगैरह पत्ते के कॉर्नर पे होती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं, ठीक है। और जैसे ही टच करती हैं साथ के साथ खून चल जाता है हमारे, ठीक है। इतना इतना स्ट्रांग होता है, दिखा तुम्हें ऑनलाइन। यस सर। मेरे को ऐसा करना चाहिए, इसका एक प्लांट खरीद के रख लूँ मैं, खरीद के क्या तोड़ के ही लाना है। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था हल्का सा टच कर दिया साथ के साथ ही है, सारे दर्द दूर कर देगी। तुमको इसकी मतलब अगर मेरे को नहीं पता तुमको इतने क्लियरली दिख रही है नहीं, यहाँ नीडल्स नज़र आ रही हैं बहुत बारीक बारीक से। तो नेटल प्लांट होते हैं, नेटल स्टिंगिंग प्लांट होते हैं। तो ये प्लस एंटासिड प्लस मधुमक्खी, मधुमक्खी इंग्लिश में क्या होती है? हनी बी। तीनों एक ही तरह की चीज़ हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन एक अलग होता है वॉस्प। वॉस्प क्या होता है? भंवरा, मधुमक्खा, मतलब मेल वर्जन ऑफ मधुमक्खी। वॉस्प क्या करता है हमारी बॉडी में? एक अल्कलाइन सब्सटेंस इंजेक्ट करता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में इरिटेशन होती है, क्योंकि मैंने बताया दोनों ही कुछ हद तक हमारे लिए कोरोसिव है। तो दोनों ही केसेस में हमें इरिटेशन महसूस होती है। तो अगर मुझे नेटल प्लांट ने काटा है, अगर मुझे एंट ने काटा है, एंट मतलब ये जो छोटी मोटी चींटियाँ, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, रेड एंट का नाम सुना है तुमने कभी? इतनी बढ़िया। मकौड़े ने काटा है, अगर चीखे निकल जाते हैं ना मकौड़ा काटता है, या फिर हनी बी ने काटा है, तो तीनों ही केसेस में मुझे क्या अपने ऊपर रब करना चाहिए? आई शुड रब समथिंग दैट इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या इंजेक्ट हुआ है? एसिडिक सब्सटेंस। तो मुझे अपनी बॉडी पे उस पॉइंट पे क्या रब करना चाहिए? कुछ भी बेसिक, सो दैट एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। समझ आ रही है बात? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, साबुन लगाओ। तो उसकी हेल्प से क्या होगा? मेरा पेन ख़त्म हो जाएगा, मेरी इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ स्वेलिंग थोड़ी सी रहती है। लेकिन अगर मुझे वॉस्प ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है अगर, तो मुझे क्या रब करना चाहिए? विनेगर रब करना चाहिए या माइल्ड एसिड रब करना चाहिए। क्योंकि जब वॉस्प काटता है, वॉस्प स्टिंग करता है, तो वो मेरी बॉडी में एक एल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा है, और उस एल्कलाइन सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एसिडिक रब करना है। समझ आई बात? पक्का? चलो लिखो इसके बारे में। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स and plants through chemical warfare। ठीक है, लिखिए नंबर 1, केमिकल के मतलब है वॉरफेयर, लड़ाई जंग। मधुमक्खी भी तभी काटती है ना जब उसे खतरा महसूस होता है, ऐसे थोड़ी काटती फिरती है। When a honey bee stings, when a honey bee stings, it injects an acid into the skin which causes
pain and irritation, which causes pain and irritation. ठीक है. Rubbing a mild base that is NaHCO3 can bring relief from this pain. ठीक है. चलें आगे. सेकेंड लिखो रजे. When a wasp stings, when a wasp stings, it injects our body with a mild acid, so rubbing vinegar will bring relief from pain and irritation. जो इंग्लिश में होता है येलो जैकेट वॉस्प, सुना है किसी ने नाम येलो जैकेटेड वॉस्प? हाँ, नहीं, ये जो लगी हुई है हमारे घर में, ये जो पीले से रंग का उड़ता रहता है, जिसको हम देसी भाषा में भीरड़ बोल देते हैं. तो इसके काटने पे क्या रिलीज़ होता है? एसिड ही होता है. इसके केस में एसिड होता है. तो हमें उस पर भी बेकिंग सोडा लगाना चाहिए. एक बार मेरे यहाँ चेस्ट पे काट गई थी, तो मैंने फटाफट बेकिंग सोडा रब किया था ऑनलाइन पढ़ के कि इसमें क्या था, एल्कलाइन था या एसिडिक था. तो नेट पे ये आया था, इसको बोलते हैं येलो जैकेट वॉस्प बोलते हैं, और ये एसिड ही डालती, एसिड ही स्टिंग करती है. तो आपको इस पर बेस लगाना चाहिए. ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ था मतलब वो. और ऐसा नहीं होता कि बेस ऐसे लगा लो, सीधा पाउडर छिड़क दो वहाँ पे. बेस को पानी में मिक्स करके लगाना चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ हमने क्या पढ़ा है, बेस एंड एसिड डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली. वो कब रिएक्ट करेंगे? जब वो एक्वस फॉर्म में होंगे. तो आपको हल्का सा चम्मच में उसको मिक्स करना है, उसका एक सॉल्यूशन सा बनाना है, फिर उसको रुई से लगाना है हल्के हल्के से. कहीं कहो भैया आपने कहा था कि बेकिंग सोडा रगड़ लो ठीक हो जाएंगे. रगड़ना ही लिखा हुआ वैसे इसमें. चलो आगे देखो, लास्ट है मिथेनॉइक एसिड और नेटल लीव्स वाला. द स्टिंगिंग लीव्स ऑफ nettle plant also releases methanoic acid into the skin. Hence a mild base should be used. Hence a mild base can neutralize it. ठीक है,
तुम तो पूछते नहीं हो, मैं ही बता देता हूँ। मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। याद किया करो इसको साथ साथ। मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। बार बार आ रहा है, मिथेनॉइक एसिड को याद कर लो, इट इज़ HCOOH। कैसे इसका नाम पड़ा है वो बाद में सीखेंगे। मिथेनॉइक एसिड का एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। जैसे विनेगर का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, वैसे ही मिथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। बस आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे हम। जिसका हो गया है वो अपना बैग पैक कर सकता है।